डियर स्टूडेंट्स, प्लांट एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में आज हम ज़ीरोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ज़ीरोफाइट्स या मरुद्भिद पादप ऐसे पादप जो शुष्क आवास या मरु प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ पर दीर्घकालीन शुष्क परिस्थितियाँ रहती है, अनावृष्टि काल भी कम होता है और यह यहाँ की विशेषता पाई जाती है। इन शुष्क परिस्थितियों में पौधों के लिए जल की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं होती है, फिर भी ये अपने आप को उस कंडीशन में एडजस्ट कर देते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ज़ीरोफाइट्स या मरुद्भिद की अलग अलग परिभाषाएं दी है। शिम्पर के अनुसार वे पादप जो जलाभाव की परिस्थितियों में अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है। ऐसे ही अदर साइंटिस्ट मैक्सिभो के अनुसार इस परिभाषा को परिपूर्ण नहीं कहा गया है, क्योंकि मरुद्भिद जो पादप होते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। तो शुष्क आवासों में जल के निष्कासन या व्यय के लिए जो परिस्थितियां अनुकूल होती है, जबकि जल की उपलब्धता और प्रतिकूल होती है। तो ये जो शुष्क पादप है यह दो प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं, एक तो ठंडे प्रदेशों में और एक गर्म प्रदेशों में। तो इस तरह से मरुद्भिद पादपों की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मरुद्भिद पादपों का वर्गीकरण, पर यह वर्गीकरण पढ़ने से पहले हम इसके आवास के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण करते हैं। भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास में रहने वाले जो पौधे होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उनके अंदर पानी को रोकने की क्षमता होती है, जैसे मरुस्थल में, पथरीली या ऊसर भूमि में। इसके अलावा एक होते हैं फिजियोलॉजिकल ड्राइव, मतलब कार्यिकी रूप से जो शुष्क पादप होते हैं, इनके स्थलों में जल की मात्रा पूर्ण पाई जाती है, परंतु जब न्यून तापमान होता है और मृदा में जल लवण हो जाता है तो ये पौधे पानी को अवशोषित नहीं करते हैं और जो अपने संग्रहित जल है उसी से अपना कार्य करते हैं। और तीसरा प्रकार है भौतिक और कार्यिकी दोनों तरफ से जो शुष्क आवास में रहते हैं। इनमें जल धारण की क्षमता कम होती है और मृदा में जल की उपस्थिति भी कम होती है, परंतु जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है मरुद्भिद पादपों का वह निम्न प्रकार से है। आवास स्थलियों के अनुसार सभी प्रकार की शुष्क परिस्थितियों में पाए जाने वाले मरुद्भिद पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आपके सामने है ये। पहला है बालुकोद्भिद, जो कि रेगिस्तान के रेत के टीलों और धोरों में पाए जाते हैं। दूसरा है शैलोद्भिद, यह पौधे चट्टान, शिलाखंड और पथरीली भूमियों में पाए जाते हैं। तीसरा है शीतोद्भिद, जो कि बर्फीले शिखरों में पाए जाते हैं, बर्फीली जमीन पर पाए जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज हेलोफाइट, जो कि लवण युक्त मृदा और समुद्री तटों पर पाए जाते हैं, जिनमें मैनग्रोव्स ट्री जो आते हैं। फिर है ऑक्सिलोफाइट्स, जो कि अम्लीय मृदा या जल के अंदर पाए जाते हैं, जिसका कि पीएच का 7 से कम होता है। तो आवास स्थली के आधार पर शुष्क परिस्थितियों में जो पौधे पाए जाते हैं, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। पुनः इसका एक बार फिर वर्गीकरण किया गया है। इस वर्गीकरण में जीवन चक्र की अवधि, आकारिकीय एवं कार्यिकीय अनुकूलन के लक्षण के आधार पर, मतलब पहले हमने परिस्थिति के आधार पर किया था, उससे पहले ज्योग्राफिक कंडीशंस के हिसाब से और फिजियोलॉजिक कंडीशंस के हिसाब से किया था। नाउ अब जो क्लासिफिकेशन है वह उसकी जीवन चक्र की अवधि, लाइफ साइकिल पर, उसके फिजियोलॉजिकल और उसके फिजिकल फैक्टर्स के, उसके अनुकूलन कितना होता है उसमें, उसके आधार पर इसको विभाजित किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है इफिमेरल्स या अल्पकालिक पादप। ऐसे पादप जो शुष्कता की जो परिस्थिति आती है उसको टालने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति आती है उससे पहले वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनको दूसरे शब्दों में शुष्कता से बचने का प्रयास करते हैं। यह एरिड जोन या मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, अल्पकालिक होता है, और जब तक जल उपस्थित रहता है ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ये छोटे पौधे होते हैं और शाकीय पौधे होते हैं। इसके एग्जाम्पल है केसिया तोड़ा, टिफ्रोशिया, सोलेनम ज़ेंथोकार्मन, आर्जिमोन मैक्सिकाना इत्यादि। इसी के अंदर अगर हम दूसरी वैरायटी देखें तो वह है सकुलेंट पादप या मांसल पादप। इन पादपों में अपने पादप शरीर में जल संचय करने की क्षमता होती है।
इनकी आंतरिक संरचना में पतली भित्ति वाली मृदुक्ति कोशिकाएं ज़्यादा पाई जाती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स में इसमें बहुतायत में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जल के अणुओं को अपनी अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं। यह मांसल मरुद्भिद होते हैं। इसमें दो प्रकार की श्रेणियाँ होती है, एक तो जिसका स्तंभ गूदेदार होता है जैसे कि कैक्टस, ओफुंशिया, यूफोर्बिया, नागफनी, थोर इत्यादि, और एक दूसरा जिसमें कि पत्तियां मांसल होती है जैसे सालसोला, अलोय, ब्रायोफिलियम, एगेव, यक्का इत्यादि। जब शुष्क परिस्थिति आती है तो इन पत्तियों और तनों में जो उपस्थित जल होता है वह इनके जो संचित जल है वह इनके जीवन यापन के लिए कार्य आता है। और प्रायः देखा गया है कि शुष्क परिस्थितियों में इन मांसल पौधों के जो गूदेदार भाग हैं उनका आयतन भी कम हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो वाटर अवेलेबल है वह इनके एब्जॉर्प्शन में काम में आता है। शुष्क परिस्थितियों को सहन करने के लिए इस प्रकार इन पौधों में मांसलता का गुण एक विशेष अनुकूलन लक्षण भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, ब्रायोफिलम, एलोवेरा एट्सेट्रा। इस श्रेणी के पादप जो हैं, थर्ड वाला जो है नॉन सकुलेंट ज़ीरोफाइट्स, जिनको कि ट्रू ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है, जो कि जलाभाव प्रतिरोधी होते हैं, मतलब जल के अभाव में रहते हैं उसका प्रतिरोध करते हुए। ड्रॉट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इनके पादप शरीर में अनेक अकार्यकीय, आंतरिक और कार्यकीय विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण यह दीर्घ काल तक भी जल जो अभाव है उसके अंतर्गत भी जीवन यापन कर सकते हैं। इसके जो पादप हैं प्राय काष्ठीय, बहुवर्षीय, झाड़ियाँ एवं वृक्ष स्वभाव के होते हैं। इनमें जड़ें अत्यधिक गहरी, जो कोशिकाएं हैं उसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है और जो वाष्पोत्सर्जन है वह धीरे होता है। इसकी एग्जाम्पल्स हैं लेप्टाडीनिया, कैपेरिस, कैलोट्रोपिस, एकेशिया, जिजिपस एट्सेट्रा, जैसे कि आक, केर, बेर, खीप, बबूल इत्यादि। तो इकोलॉजिकल एडेप्शंस में ज़ीरोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के बाद, अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन के बाद, अब हम देखेंगे कि इन पादपों में एडेप्टेशन क्या होता है, क्या अनुकूलन रहता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या रहता है जिसकी वजह से यह ड्रॉट कंडीशंस में भी, ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो इसके अनुसार अनुकूलन की जो श्रेणियाँ हैं उसको दो भागों में बांटा है। एक है पहली ज़ीरोमॉर्फिक, इसके अनुसार जो अनुकूलन लक्षण हैं वह मरुद्भिद पौधों में अनुवांशिक स्तर पर पाए जाते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। इसमें अगर इनको जल वाले स्थान पर उगा दिया जाए तो इसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरा है ज़ीरो प्लास्टिक कैरेक्टर, यह जल या शुष्कता की परिस्थितियों में लंबे समय तक निरंतर बने रहने के कारण पर्यावरणीय कारणों के कारण बनते हैं, और अगर इन पौधों को पुनः जल वाली अवस्था में लगा दिया जाता है तो यह पुनः परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि यह अनुकूलन केवल पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप ही होते हैं, मतलब कि दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, एक तो जेनेटिक बेसिस पे जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और दूसरा है जो सिर्फ पर्यावरणीय कारणों के कारण किसी पादप के अंदर पाए जाते हैं। और जो अनुकूलन है वह मुख्यतः दो तरह के होते हैं, या हम कहें तो तीन तरह के होते हैं। आकारीय के स्तर पर उसमें क्या अनुकूलन है, आंतरिक स्तर पर उसमें क्या अनुकूलन है, और तीसरा कार्यकीय अनुकूलन उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो वन बाय वन हम ये स्टडी करेंगे कि ज़ीरोफाइटिक प्लांट में मुख्यतः किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम अनुकूलन में जड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। यह क्योंकि जलाभाव और शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं तो इनकी जड़ें चारों तरफ प्रसारित होती है, सुविकसित होती है, और मुख्यतः जो मूसला मूल होती है, टैप रूट होती है, वह बहुत लंबी होती है और ज़मीन में गहराई तक जाती है। उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती है। इस पौधों में जड़ों की वृद्धि सामान्यतः अधिक पाई जाती है। जड़ों में जो मूल रोम और मूल गोप है वो बहुत सुविकसित होते हैं, जिससे कि जड़ें अधिकाधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर सकें। तो इस तरह से जड़ें जो मरुद्भिद पादप हैं उसमें अच्छे से डेवलप होती है। सेकंड है स्तंभ, स्तंभ मतलब स्टेम। इसमें कई तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं। अधिकांश जो पादप है उसमें काष्ठीय और छोटे होते हैं या फिर झाड़ियों के रूप में ये पाए जाते हैं। कुछ में तने भूमिगत होते हैं और जो पत्तियां होती है वह मांसल होती है।
कुछ में तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जैसे आर्बेनिया और कैलोट्रोपिस में। कुछ मरुद्भिद पादपों में जैसे कि यूफोर्बिया और सोलेनम में तने की शाखाएं कंटकों में परिवर्तित हो जाती है। कुछ पादप जैसे कोकोलोबा और रस्कस में यह तना पत्ती के समान चपटा हो जाता है, सकुलेंट हो जाता है और जल को अवशोषित करता है, जिसको कि पर्णास्तंभ कहते हैं, फाइलोक्लेट भी कहा जाता है। जैसे एस्पेरेगस में क्या होता है कि तने की कक्षस्थ शाखाएं हैं वह भी हरे रंग की हो जाती है और बाद में पानी को एब्जॉर्ब करके क्लेडोड का निर्माण करती है। इस प्रकार अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह के स्तंभ की मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जिसमें कि स्पाइंस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, फेलॉड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और क्लेडोड भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्ण में भी इसमें कई तरह के परिवर्तन पाए जाते हैं। पर्ण या पत्ती में बाह्य आकारी की जो परिवर्तन पाए जाते हैं उसमें अनेक जो पौधे होते हैं उसमें पर्ण विलुप्त हो जाती है और थोड़े समय के लिए दिखाई देती है, मतलब कि उसमें तना ही पत्ती का कार्य करता है, वह मांसल हो जाता है। कुछ पौधे इसमें केर वगैरह हैं, नागफनी है, इसमें पत्तियां कंटकों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कुछ अनेक जो मरुद्भिद पादप है उसमें पत्तियों का आकार छोटा होता है और जिन पौधों में पत्तियां बड़ी होती है वह मांसल होती है और उसकी सतह चमकीली और चिकनी होती है, जो कि तीव्र प्रकाश को भी परावर्तित कर देती है। वह वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम आती है। कुछ पत्तियों में मोम या वैक्स या सिलिका पाया जाता है जैसे कि कैलोट्रोपिस। इसकी जो बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उसमें टैनिन या गोंद पाया जाता है। शुष्क और मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उसमें प्राय तेज गति की हवाएं या आंधियां चलती है, अतः ऐसे स्थानों पर मरुद्भिद जैसे आर्बेनिया जो लगता है उसमें बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, ट्राइकोम्स पाए जाते हैं लीफ के अंदर। और जिन पत्तियों में रोम बहुतायत से पाए जाते हैं उनको रोम पर्णी पादप या ट्राइकोफिलस प्लांट्स भी कहा जाता है। जनरल तौर पे अगर हम देखें तो मरुद्भिद पौधों में सामान्यतः पर्णफलक छोटा होता है जैसे खेजड़ी, बबूल। पर्णशिराओं का एक गहरा जाल बना हुआ रहता है जैसे कि पार्किंसोनिया, लेकिन जो रैकिस है वह चपटा होता है और इन पर्णकों में अपने पादप को धूप से सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। तो पर्णों में भी कुछ में स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ में मांसल हो जाती है, कुछ के अंदर सिलिका वैक्स पाई जाती है और कुछ की सरफेस चिकनी व मोटी और चमकीली होती है। तो अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस पर्ण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर का, अगर फल और बीज के बारे में हम अध्ययन करें कि जीरोफिटिक प्लांट्स में फ्रूट्स और सीड्स कैसे होते हैं, तो मरुद्भिद पौधों में पुष्पन या फलों का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में अर्थात जल की पर्याप्त मात्रा में ही होता है। जब जल की पर्याप्त मात्रा में होती है तभी इसमें फल और बीज बनते हैं। प्रायः इन पौधों में फलों और बीजों के ऊपरी आवरण कठोर होते हैं जो बीज और भ्रूण को सुरक्षित रहते हैं और यह जल के प्रति पारगम्य भी होते हैं। अधिकांश जो पादप है उसमें कायिक जनन भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका जो अंकुरण है वह अधिक तापमान पर भी पॉसिबल है क्योंकि यह अधिक तापमान के प्रति सहनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके आंतरिक संरचना के अनुकूलन लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। क्या है इसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशन। अभी हम बाह्य आकारिकी में हमने स्तंभ, जड़, तना, पत्ती, फल और सीड के बारे में पढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि इसके आंतरिक संरचना में क्या अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। इसके जड़, तना, पत्ती के अगर हम सेक्शन काटें तो उसके अंदर क्या पाया जाता है। बाह्य त्वचा पर लिग्निन व ट्यूटिन की एक मोटी परत विकसित होती है। कुछ मरुद्भिदों में कैलोट्रोपिस में बाह्य त्वचा के ऊपर मोम और सिलिका का निक्षेपण पाया जाता है। जो बाह्य त्वचा है उसमें रोम भी पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर क्या है कि छोटी छोटी संयुक्त रूप से व्यवस्थित होती है, उसके बीच में गैप नहीं होता है, लिग्निफिकेशन होता है। बहुस्तरीय बाह्य त्वचा भी इसके अंदर पाई जा सकती है। जो ये बहुस्तरीय बाह्य त्वचा एक पर्दे के रूप में काम करती है और इसमें अधिकतर में जहाँ वृत्तिक वृद्धि पाई जाती है उसमें कॉर्क व छाल का भी बाह्य आवरण पाया जाता है। कुछ जो पौधे हैं जैसे कैजुराइना और इफिड्रा, इसके तने की बाह्य रूपरेखा में रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं, गर्त और उभार पाए जाते हैं। यहाँ पर जो गर्त है उसके अंदर रोम पाए जाते हैं और स्टोमेटा उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। इसी तरह कनेर की अगर हम पत्ती देखें तो उसमें भी निचली सतह पर रोम पर्णरंध्र पाए जाते हैं जो कि सब स्टोमेटल कैविटी के अंदर स्टोमेटा घुसे हुए होते हैं।
तो इस तरह से ये अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको कि संकन स्टोमेटा पाया जाता है। कुछ जो घास हैं जैसे पोआ और सामा, इनकी पत्तियोयों में बाह्य की जो ऊपर है उसमें मोटर सेल्स या बुलीफॉर्म सेल पाई जाती है। बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जो पत्तियां लिपट कर गोलाकार या जिसकी वजह से पत्तियां जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो उसमें अपने आप को गोल करके पूरा फोल्ड करने में सक्षम हो जाती है। यह एक तरह का और जो स्टोमेटा है, ताकि उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोका जा सके। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद जो हाइपोडर्मिस पाई जाती है, वह जिसको अधोत्वचा कहते हैं, वह मुख्यतः स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है, दृढ़ोतक की बनी हुई होती है, जो कि तने और पत्तियों में सुविकसित होती हैं। मरुद्भिद में जो वल्कुट पाया जाता है, वह वल्कुट भी सुविकसित पाया जाता है, जिसके अंदर की रेजिन्स और जिसके अंदर रेजिन और लेटेक्स की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे पाइनस और कैलोट्रोपिस में। कुछ मरुद्भिद पौधों में शुष्कता में जड़ हो जाते हैं और उसके बाद इसमें पाए जाते हैं। बाह्य निचली त्वचा में गुहाएं पाई जाती है। जो मांसल और गूदेदार पौधे हैं जैसे नागफनी, ग्वारपाठा, इसमें जल संचय करने के लिए मुख्यतः पतली भित्ति की भी कोशिकाएं पाई जाती है, जो मृदुपर्णी पादप मेलेकोफाइलस भी कहा जाता है, जिसको मेलेकोफाइलस। इनमें जल संचय जो है वो कोशिकाओं के अंदर म्यूसिलेज के रूप में भी संचय होता है। तो म्यूसिलेज के रूप में यह अपने अंदर जल संचय का कार्य करती है। कुछ जो मरुद्भिद पादप हैं उसकी जो कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी आकृति की होती है और उसमें अंतरकोशीय अवकाश बहुत कम रहता है। लीफ जो मिजोफिल है वह खम्भ मृदोत्तक और स्पंजी मृदोत्तक के रूप में विभेदित रहती हैं। पाइनस की जो नली पत्तियां हैं वह निडल्स के रूप में पाई जाती हैं। तो और इसके अलावा जो अंतःत्वचा कोशिकाओं में स्टार्च कण उपस्थित होते हैं, ताकि यहाँ पर स्टार्च शीथ बन जाती है। इन पौधों में संवन उत्तक पूर्णतः सुविकसित होते हैं, लेकिन जिसमें फ्लोएम की तुलना में जाइलम ज़्यादा विकसित होता है और संवन मंडलों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा एक पूरा जाल बन जाता है। जाइलम उत्तक की वाहिकाएं बड़ी आकार की होती है, लंबी होती है और इनकी भित्तियों पर लिग्निन का स्थूलन अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम में बास्ट फाइबर्स है वह भी अधिक पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधों में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह भी सुविकसित होती है, उसमें एनुअल रिंग्स बनती है और जो बाह्य सतह है उसके ऊपर कॉर्क और छाल पाई जाती है। अब अगर हम स्टडी करें तो आगे आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो आकारिकी और आंतरिक संरचना में विकसित अनुकूलन लक्षणों के कारण इन पौधों में शुष्क परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता और प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें वाष्पोत्सर्जन की मंद गति हो जाती है और विषम परिस्थितियों में भी यह जल की कमी की परिस्थितियों में भी ये अपना जीवन यापन सुचारुपूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सामान्य परिस्थितियों में जो मरुद्भिद पौधे हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन दर जो मीजोफाइट्स है उसके कंपैरिजन में कम होती है। पर्णरंध्र निचली सतह पर ही उपस्थित होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, संकन होते हैं। पौधों में शर्करा एवं मांड का अनुपात कम होता है। पॉलीसेकेराइड्स और पेंटोसन्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि वह शुष्कता को सहन करने की क्षमता रखें और वाटर एब्जॉर्ब भी ज़्यादा कर सकें। इसमें कई पौधे जो ऐसे हैं उसमें मांसल प्रकृति पाई जाती है, जिसमें विशेष प्रकार की कार्य की प्रक्रिया संभव है। इस श्रेणी में जो मांसल पौधे हैं उसमें पॉलीसेकेराइड्स पेंटोसन्स में परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो पेंटोसन्स हैं ये जलबद्धता वाटर बॉन्डिंग की इसमें स्पेशल कैपेसिटी होती है, ये वाटर अच्छे से होल्ड करके रख सकता है। इसके अलावा जो इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, यहाँ जो उपस्थित पेंटोसन्स है वह भी जल संचय उसमें नाइट्रोजन उपस्थित जो यौगिक हैं उसको रखने में भी यह मदद करता है। जो गूदेदार मरुद्भिद हैं वह रात में रंध्र खोलते हैं, अंधेरे में श्वसन क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं और यह कार्बनिक अम्लों के निरंतर निर्माण से रंध्रों की रक्षक कोशिकाओं में परासरण सांद्रता में वृद्धि होती है। इस वजह से यह जल को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करते रहे हैं। दिन में संश्लेषण में जो है रात में ये दिन में जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल विघटित हो जाता है और CO2 बनती है, जो कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। C3 और C4 एनाटॉमी हमने देखी है। क्रेन्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर हम पढ़ते हैं क्रेन्स एनाटॉमी, C4 साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस है, वह मुख्यतः जीरोफिटिक प्लांट्स का ही लक्षण होती है। उसमें बंडल शीट के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि बाद में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में हेल्प करता है।
कार्बनिक अम्लों के अपघटन से जो परिणाम स्वरूप रंध्रों की जो रक्षक कोशिकाएं हैं उसमें परासरण सांद्रता में कमी आ जाती है और दिन में वह फ्लैसिड हो जाते हैं और जो स्टोमेटा है उनको बंद कर देते हैं। तो जो स्टोमेटा के ओपन और क्लोजन होने की जो ये प्रवृत्ति है इसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की भी प्रभाव पड़ता है और वाष्पोत्सर्जन दिन में कम होता है। तो जो सकुलेंट प्लांट्स है उसमें रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं और दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो दिन के समय जब सूर्य की किरणें तेज होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हैं। तो कार्बनिक अम्लों के निर्माण एवं विघटन के कारण इन पौधों का जो श्वसन गुणांक है RQ जो है वो सदैव 1 से ऊपर रहता है। श्वसन गुणांक क्या होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो होता है वह हमेशा 1 से ऊपर रहता है, मतलब कि ये बहुत ही इफिशिएंट प्लांट होते हैं। RQ जो है वो सदैव 1 से कम या शून्य रहता है, मतलब ये बहुत इफिशिएंट प्लांट है, इसमें लॉस बहुत कम होता है। इन पौधों में कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता भी अधिक होती है। सामान्य पौधों की तुलना में मृत भूदा में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि कैटालेज, पेरोक्सीडेज जो अधिक सक्रिय होते हैं और इसके अतिरिक्त जो स्टार्च का जल अपघटन होता है जैसे कि अमाइलेज वह भी पर्याप्त रूप में क्रियाशील रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ज़ीरोफाइट, मतलब मरुद्भिद पादपों के बारे में हमने पूरा अध्ययन किया है। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में मरुद्भिद पादपों के बारे में इसमें हमने ये अध्ययन किया है कि इसके किस तरह से मरुद्भिद पादपों का वर्गीकरण किया गया है और 2-3 तरह के इसमें वर्गीकरण दर्शाए गए हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। अनुकूलन भी हमने 3 स्तर पर देखे हैं, एक तो कार्यिकी स्तर पर, एक आंतरिक स्तर पर और एक फिजियोलॉजिकल या कार्यिकी स्तर पर। एक है जो ज़ीरोफाइट है बाय जेनेटिक्स जीन्स के द्वारा है और एक है जो पर्यावरण के आधार पर परिवर्तित होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।